प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टीआरई 4.0 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान में रखिएगा, टीआरई 4.0 की परीक्षा में आपको जो समय मिला है उसका सदुपयोग करने के लिए एक ही काम आप कर सकते हैं, डेली कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई। अगर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई ब्रेक होगी तो आपके साथ भी दिक्कतें आएंगी। उससे बचने के लिए समय रहते आपको बढ़िया से मेहनत करके परीक्षा भवन में जाना है, जिससे आप पेपर अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार जरा मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा, ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। शुरू करेंगे आज की क्लास। प्यारे साथियों, डेली सुबह 8 बजे ये क्लास आप सभी लोगों के लिए होती है, जिसमें टीआरई 4.0, टीआरई 5.0 या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस पढ़ते रहना है आप सभी लोगों के लिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सैटरडे और संडे दोनों दिन मैं एक विशेष क्लास ला रहा हूँ 2-2 घंटे की। सैटरडे को जीके जीएस जिसमें कराऊंगा एसएसटी के क्वेश्चन होंगे, और संडे को करंट अफेयर और एसएसटी के क्वेश्चन होंगे। तो संडे को करंट अफेयर ज़्यादा कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे करंट अफेयर कराऊंगा जनवरी में जितने अभी तक करंट अफेयर हुए 10-11 दिन के, वो सारे मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, तो एक दिन में उसको करवा दूंगा। जो भी आपके बनेंगे लगभग 50 क्वेश्चन तो वहां से हो ही जाएंगे। उसके बाद उसमें जो है तो ऐसे एक महीना इधर से क्लियर करता रहूंगा, उधर के लिए क्या है मंथली हम करते रहेंगे। ठीक है ना, समझ नहीं बात? तो पढ़ते रहिएगा। आज एक विशेष दिन है, महात्मा गांधी को समर्पित यह दिन प्रवासी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है कि जब याद आए देश की तो चले जाना, देश में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो गांधी जी को समर्पित यह दिन है। आज प्रवासी दिवस मना रहा है पूरा देश। 9 जनवरी है, आप सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने एक बात कही थी, जैसा कि आप पीछे पढ़ पा रहे होंगे। गांधी जी की एक बात बहुत ही सारगर्भित है, अगर आप इसको धारण करें। इसीलिए गांधी जी को दार्शनिकों में गिना जाता है, विचारकों में गिना जाता है, एक सिर्फ सामान्य व्यक्तित्व में नहीं गिना जाता है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हम लोग जीवन में ज्यादातर पापी से घृणा करते हैं। कहे भैया तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते, काहे नहीं देखना चाहते? क्योंकि उसके अंदर कोई अवगुण है, या तुम्हारे अंदर कोई अवगुण है। तो ज्यादातर हम लोग देखिए, इतनी हत्याएं, इतनी हिंसा, इतना सब कुछ हो जा रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हम पाप की जगह पापी से घृणा करने लगे। कई बार तो ऐसा होता है जो हम पाप पर दूसरे को ज्ञान देते, वही पाप हम खुद कर रहे होते। ऐसे भी महापापी आजकल घूम रहे। तो ऐसे युग में हमें सतर्क रहना है, अवेयर रहना है। जागरूकता ही आपको आगे की तरफ, इसको थोड़ा खोलो। मैं देखता हूँ आज भी तुम लोगों का बंद ही एकदम के एकदम। इसको थोड़ा खोलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। सोचो, अब सोचने के लिए क्या करना है, लिबलिबाओगे तो कहाँ सोचोगे। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए। अपने समय को, फिर से कह रहा हूं, आज साल का 9वां दिन है, अपने समय को कहाँ लगा रहे हो इसको एक बार नोट करो। समय तुम्हारा कहाँ जा रहा है? सबर नहीं सबर, समय ऐसे चला जाएगा। आप उठा के देखो शाम तक समय, कितनी बार आप फोन अनलॉक किए, कितनी बार क्या चलाए, पता चल जाएगा। देख लो उस पर, अनायासी आप कुछ भी देखने लगी, देखिए 1-2 घंटे गायब हो गया। तो समय राजा, पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप समय उस पर इन्वेस्ट करोगे। कोई काम हमारा तभी हो पाएगा जब समय उस पर लगाए ना। तो समय लगाइए, बेहतर जगह लगाइए, और बहुत अच्छी बात है ना कि आप लोगों के पास समय है, तो पढ़ते रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, सभी लोग बताइए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया, आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया, आप सभी लोगों को बताना है। आइए फटाफट आंसर करिए तेजी के साथ भाई साहब। कब इनको सभापति चुना गया, सारे लोग बताइएगा। सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। अब आप लोग बताइए आंसर करके फटाफट तेजी के साथ। ध्यान में रखिएगा, जिन ऑप्शन में आपको उत्तर ई लगे, पोल में भी उसका उत्तर डी लगाइएगा, क्योंकि पोल में ऑप्शन ई नहीं आता है। ठीक है ना, पहले से बता दे रहा हूं।
तो कब चुना गया, बहुत बढ़िया, ध्यान में रखिएगा भैया। पहली बैठक कब हुई, कल की ही क्लास में बताया हूं, लेकिन आज से लिपना शुरू कर दो। पहली बैठक कब हो रही है, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को जब हो रही है 1946 को, तो पहले ये कैसे चुन लिए जाएंगे सभापति, दादा चुने तुम्हारे, कैसे चुने बताओ, कौन चुना था, कुछ लॉजिक लगाओगे, कौनो मार दोगे। अरे भैया जब बैठक ही आ रही है दिसंबर में, तो तुम अक्टूबर और सितंबर कैसे मार दोगे। सोचा करो यार, सोचा करो, इसलिए डांटता हूँ, सोचा करो। सोचबे नहीं करते, बिना सोचे मारे, गलत कर। देखो 24% लोग मारे यार, सी मारे बैठे गए, नवंबर में बैठे कर, नवंबर में कहीं कहीं गलत पढ़ लेते हो, नवंबर में कैसे बैठक हो जाएगी, दिसंबर में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सोचो इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, चलो कोई नहीं। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हो रही है, 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसी दूसरी बैठक के दिन क्या किया गया था, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था, इसको ध्यान में रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था, इसको याद में रखिएगा। पहले दिन जब बैठक हुई थी क्या हुआ था, इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर चुना गया था, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। क्या बने थे ये, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, काम चलाऊ अध्यक्ष, ठीक है ना, जिसको आप पढ़े लिखो की भाषा में अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 13 दिसंबर को एक बैठक होती है महत्वपूर्ण, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता, नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हो गया, ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1946, तो होगा नहीं ना, थोड़ा लॉजिक लगाया करो, क्या हो जाएगा 47, ठीक है। इसको यही उद्देश्य प्रस्ताव किस रूप में शामिल किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल के रूप में शामिल किया गया है। समझ में आ गई यहां तक बात, अब कोनो डाउट तो नहीं है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए बीपीएससी कैसे कुछ सवाल आपसे पूछता है। इस क्वेश्चन को जरा देखो भाई साहब, कह रहे हैं 2022 की भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य शामिल हैं। है तो क्वेश्चन खतरनाक ना, लेकिन क्वेश्चन खतरनाक होने के बावजूद इसका मतलब है जब ऐसे चुनाव हो आसपास तो थोड़ा सा हमें निगाह रखनी है, निगाह थोड़ी सी पैनी रखनी है हमें। सिर्फ मैं इस क्वेश्चन को हटा देता, लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए रखा हूं जिससे आपको ये कम से कम रिवीजन कराया जा सके। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान में रखिएगा कौन कौन पार्टिसिपेट करते, ये एकदम क्वेश्चन सरल है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो 2 ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन, लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा। राज्यसभा तीसरा कोई नहीं पार्टिसिपेट करता, सिर्फ 2 ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसके सभी सदस्य करते हैं, ध्यान में रखना, इसके सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, इसको याद में रखिएगा, ठीक है ना, सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन दोनों का अगर जोड़ लोगे 545 245 तो कितना हो जाएगा, मोटी मोटा आपको देखो, हम कह रहे हैं क्वेश्चन ना ही आ रहा हो, आप ऐसे जोड़िएगा 545 वहां अभी अगर जोड़ लो, जैसे उस समय 45 2022 में, अभी आप जोड़ लो, फिर उसके बाद 245, तो लगभग नियर अबाउट में 1-2 आगे पीछे आ जाएगा आपका आंसर, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट संख्या आप रटे ही हो, अगर आपके पास थोड़ा सा जागरूकता का वो है मामला तो आप सही कर जाएंगे। देख कौन मारा 545, कैसे 545 सिर्फ लोकसभा वोट देगी, जागो भैया जागो, क्वेश्चन को भैया रटने जा, थोड़ा सा बुद्धि खोलो। आओ मैं इसी पे फोकस करता हूं कि इसको खोल के दिमाग पढ़ा जाए। देखिए भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार
राष्ट्रपति मान लीजिए कोई व्यक्ति लड़ा चुनाव, वो कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, जीतने के बाद या हारने के बाद, कुछ करने के बाद। एक आदमी कितनी बार लड़ सकता है? एक बार लड़ सकता है, 2 बार लड़ सकता है, 3 बार लड़ सकता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक बार लड़ सकता है। क्या कर सकता है भैया? जितनी बार मन करे उतनी बार लड़िए। हमारे यहाँ कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, चाहे जितनी बार आप लड़िए। अरे यार उल्टा लग गया उत्तर। बहरहाल डी आप लोगों ने लगाया सही है, कोई रोक टोक नहीं। इसमें अलग अलग लिखा है ना, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, अनलिमिटेड है, ध्यान में रखना। एक से अधिक तो होगा नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पोल में डी लगाने के वाला पोल यहाँ पे लगा ई हो गया। ठीक है ना, अब इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लिए कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 57 कहता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित बात कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 57 कहता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित बात कौन कहता है? तो आर्टिकल नंबर 57 कहता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जरा बताना कौन कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर कौन कहता है? 52 कहता है। कौन कहता है? 52 कहता है। 53 में क्या है कि उसके वो कार्यपालिका का हेड होगा। ठीक है ना, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है ना, संवैधानिक प्रमुख होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसमें शक्तियां निहित होंगी। ठीक है, बात समझ आ रही? यहाँ पर सबसे ज्यादा तो डाउट आता है दिमाग में यार, 54, 55, 56 को लेकर आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 54 में क्या है? ध्यान रखना, यही गलती होती है। आर्टिकल नंबर 54 ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल नंबर 55 और आर्टिकल नंबर 56, यही पर गलती होती है, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, 54 में क्या है? 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल, कि इसको कौन वोट देगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये डिसाइड किया गया है। ये बहुत बारीकी से याद रखना, नहीं याद हुआ गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा। निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन कैसे होगा, ये बात 55 में कही गई है। और निर्वाचन के बाद इनकी पदावधि कितनी होगी, कितने साल के लिए, ये बात 56 में कही गई है ना। अंतर एक माइनर सा अंतर है, लेकिन आप गलत कर जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आर्टिकल नंबर 74 यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंत्री परिषद क्या करेगी? सलाह देने के लिए होगी। मंत्री परिषद सलाह देने के लिए होगी, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइए सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। लोकसभा में सामान्यतः कितने जो है सत्र होते हैं? 3 होते, 4 होते, 5 होते, 6 होते हैं, या 1 से अधिक होते हैं? सभी लोग बताइए कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? सबसे लंबा सत्र जो होता है वो होता है बजट सत्र। कौन सा होता है? बजट सत्र होता है, याद रखिएगा। या इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु का सत्र भी बोलते हैं। ठीक है ना, गर्मियों में जो कि मुख्य रूप से होता है। ठीक है, फरवरी से स्टार्ट होके कब तक चलेगा? ये मई तक चलता है। ठीक है ना, धीरे धीरे चलता रहता है, उसमें कार्यवाही। ठीक, सबसे लंबा सत्र होता है। सबसे छोटा सत्र आप देखोगे नवंबर दिसंबर में होता है, शरद ऋतु वाला सत्र। ठीक है ना, तो 3 सत्र होते हैं, ध्यान में रखिएगा। किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में, किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच, 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक ना, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको याद में रखिए, ये नियम ही है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ये नियम है। तो आपसे कई बार इस बात को पूछा गया है, मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे हैं स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप सब लोगों को बताना है।
जेएल कपूर, बीके सुंदरम, वेंकट रमन अय्यर या एमसी सीतलवाड़, आप सभी को बताना क्या हो जाएगा राइट आंसर। पहला विधि आयोग 1955 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, 1955 में, और इसके अध्यक्ष कौन है सभी लोग बताइए। तो एमसी सीतलवाड़ हैं। कौन है? एमसी सीतलवाड़ हैं, इसको याद में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद में रखना है, ठीक है ना। अभी हमारे यहाँ कौन सा चल रहा है, 2024 से लेकर 2027 तक ये 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है, इसको याद में रखिएगा। अभी इसको सिर्फ मंजूरी दी गई है 3 साल के लिए, ध्यान में रखिएगा 3 साल के लिए मंजूरी दी गई है। अभी इसका पूरा डेटा प्रोसेस में है, कौन अपॉइंट होगा अध्यक्ष, कौन क्या होगा, ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा। इसके पहले हमारा गठित हुआ था 22वां विधि आयोग। तो 22वां विधि आयोग आप देखेंगे तो ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व में गठित हुआ था, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व में गठित हुआ था, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन देखो भाई जोर लगा के, सारे लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन मतलब ऐसा है, करंट बेस्ड है, बीपीएससी पहले पूछ चुका है। आप सोचिए, बीपीएससी पहले पूछ चुका है और फिर से चर्चा में है, तो भाई सवाल तो बनता है कि सवाल बनेगा जरूर से जरूर। बताइए 83, 72, 56, 246, एक से अधिक या कोई नहीं, सब लोग बताइए किसमें अंतर किया जाएगा, चेंज किसमें करना पड़ेगा। भाई बहुत सारे विधानसभाओं का कार्यकाल कम करना पड़ सकता है, लोकसभा के साथ ही उनको डिसॉल्व करना पड़ सकता है, फिर से चुनाव करवाने पड़ सकते हैं, राष्ट्रपति शासन में अमेंडमेंट, लोकसभा राज्यसभा सबको मैनेज करना, राज्यसभा छोड़ दो, लोकसभा और विधानसभाएं मैनेज करवानी पड़ेगी। लोकसभा तो क्या है भैया, लोकसभा तो क्या है, लोकसभा तो अस्थायी, लेकिन राज्यसभा क्या है, अस्थायी है, परमानेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो एक से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, इसको याद में रखिएगा। 0% का है दिखा रहा है, एक से अधिक हो जाएगा। 83, 172, 174 इन सब में चेंज किए जाएंगे, 85 में भी चेंज किया जाएगा, 356 में भी चेंज किया जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, ठीक है, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, आर्टिकल 356, इतने आर्टिकल हैं जिसमें अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लो, इसको याद कहीं लिख लो, अलग से ये चीज लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकती है कि अगर एक राज्य एक चुनाव प्रणाली, 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होता है तो किन किन आर्टिकल में अमेंडमेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। 83 में, 174 में, 85 में, 356 में और 172 में, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक समिति गठित हुई थी, उस समिति का नाम क्या है जरा बताइएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके लिए एक समिति गठित हुई थी रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, इसको याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति गठित हुई थी। इन्होंने भी कहा कि चुनाव करवाए जाने चाहिए, चुनाव करवाए जाने चाहिए, इन्होंने भी बोल दिया है। कैबिनेट ने पास भी कर दिया है, सदन में आ भी चुका है, मामला विचाराधीन है। तो कुल मिला के ये मुद्दा सोचा जा रहा है कि भाई क्यों ना एक साथ सबके चुनाव करवाए जाए। हालांकि उसमें कुछ ये भी चीजें हैं कि क्रिटिकल मुद्दा भी है, इतना आसान मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस पे संशोधन करने के लिए विशेष का विशेष बहुमत लगेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइए, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। क्वेश्चन से देखिए, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, सभी लोग बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सब लोग बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू ही नहीं है, ठीक है। आइए फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था, हमारे यहाँ नॉर्मली पंचायती राज व्यवस्था, अक्सर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, 1% बच्चे नहीं उत्तर दे पाए हैं, कोई बात नहीं, 90% ए लगा रहे हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है।
बस सीखते रहो। ये बहुत अच्छी बात है कि आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, कभी इससे उदास ना हो भाई। हम ये कह रहे हैं कि हम मान लो कोई चीज नहीं जानते, हमको कौनो आदमी पहले बोला कि यार तुमको कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है, दुख हुआ हमको यार नहीं आता जाता, जबकि हम तो तीरंदाज बहुत बड़े हैं। लेकिन फिर अपने कहा कुछ नहीं आता जाता तुमको, लेकिन फिर उसने मुझे एक चीज बता दी, कहा कैसे तुम जो है तारों को धरती पर बुलाओगे। यार कम से कम एक चीज जान तो गए। कोई भी चीज जब हम जीवन में नया सीखते हैं ना तो हम दुखी हो जाते हैं, भगवान हम तो जानबे नहीं करते थे यार, अरे अब तो जान गए मालिक, मरने से पहले जान गए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, देखो पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर काम करती है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर काम करती है। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि पंचायत समिति किसका देखरेख करेगी ना, पंचायत समिति करके ही था, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर जो देखरेख करती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे प्रश्न जो बहुत परेशान करने वाले हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा यहाँ पे, ना तो नागालैंड में है, ना तो मिजोरम है, ना मेघालय में, केरल में है, तो केरल काट देंगे, बाकी 3 इसमें सही हो जाएगा। अब इसको अलग से कहीं लिख लेना। पंचायतों की गठन की बात कहां पर की गई है? पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन जरा बताइएगा, पंचायतों का गठन किसमें है? आर्टिकल नंबर 40 में, कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। किस भाग में है इनके बारे में? तो भाग 9 में इनके बारे में बात कही गई है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परसीमन को किस वर्ष, ये क्वेश्चन यार वास्तव में पॉलिटी के क्वेश्चन देख रहा हूं यहाँ पे, अगर सही से पूछ लेना इसे चदरा डाल के लेट जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। पीआरटी वारटी वाले पढ़ ही नहीं रखे हैं, हमारे सिलेबसों में नहीं लिखा। पिछली बार जब पूछत गए हाँ लिखा तो है, उसने साफ तौर पर लिख दिया स्नातक स्तर पर आपको जो ज्ञान होना चाहिए पूछेगा, कुछ पूछ लेगा वो, खबर है ना। तो प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परसीमन आयोग क्या करता है? सीमा उमा निर्धारित करता ना, कि भैया इस विधानसभा की सीट यहाँ तक लगेगी, इसकी लोकसभा वाली यहाँ तक, बीडीसी वाली देखिए ना, कभी बीडीसी तुम्हारे यहाँ लड़ते हैं, तुम्हारा मोहल्ला आता है उनके, दूसरी बार आ जाता है दूसरे में, तो सेटिंग भी हो जाती कई बार यहाँ। तो परसीमन आयोग सीमा निर्धारण करता है। तो अब ये कहें भैया कि जो है अब ये जो है सीमा 2026 तक जो जैसे है वैसे निर्धारित रहेगी, 2026 तक जो सीमा जहां जो जैसे है वैसे निर्धारित रहेगी, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इज्जत तुम लोग बच गए, कोई बात नहीं, सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, देखिए फटाफट आंसर करिए सभी लोग, बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय क्या है? कल ही बताया था भाई, सर्वोच्च न्यायालय गठन किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 124, 124 में है। संघीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय है, क्या न्यायालय? मानव अधिकारों संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक। ये सब सिंगुलर क्वेश्चन अलग अलग से पूछे गए, 40 बार पूछे गए हैं। तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक है ना, सिविल मामलों की सुनवाई करता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है ना, प्राइमरी इसके पास सारे राइट्स हैं, संघीय न्यायालय है, ये है, ठीक है। बहरहाल हमारे यहाँ न्यायालय क्या है? सिंगुलर बेसिस पर है, तो एक से अधिक वैसे भी सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी, इसमें बहुत ज्यादा लुबुर लुबुर करना नहीं है, नहीं गलत करके चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, लो भैया क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? गरजने वाला चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा, ठीक है, जिसको बोलते हैं चीखता साठा, ये सब हवाएं चलती हैं पृथ्वी के किस गोलार्ध में? तो गरजने वाला चालीसा ये 40 डिग्री लैटिट्यूड पर चलती है। अब यहाँ पर यही लिखना है, प्रचंड पचासा ये 50 डिग्री लैटिट्यूड पर चलती है, ठीक है ना। चीखता साठा ये 60 डिग्री लैटिट्यूड पर चलती है, ठीक है ना। लेकिन ये किस पे चलती है? नॉर्थ पे कि साउथ पे? ठीक, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है। किस में चलती है? सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवा चुका हूं एक बार, बहुत अच्छा काम किया तुम लोग, दे दिए। तो याद रखना यहाँ पे साउथ लिखना, क्या लिखना है यहाँ पे? साउथ लिखना, इसको याद रखिए। 40 डिग्री दक्षिण, 50 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण हेमिस्फीयर में चलती है। ध्यान से समझना इस बात को। ये हो गई 0 डिग्री आपकी, ठीक है ना। ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो भैया हो उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल जमीन ज्यादा है, तो हवा जब चलती है, जब जमीन से रगड़ते हुए चलेगी तो स्पीड कम नहीं हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी।
अभी तुम बाइक बहुत बड़ी रेसर लिए हो, लेकिन तुम्हारी बाइक में जो है पीछे एक ठो बोरा बांध दे, और उसमें जो है कुछ सामान रख दे, खड़खड़ खड़खड़ रोड पे करते हुए चलोगे, स्पीड कम होगी नहीं कम होगी, वैसे कम हो जाएगी। वैसे हवाएं हैं जब उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो रगड़ते हुए जब जमीन से चलेगी, खूब ऊंची ऊंची बिल्डिंग में। अब यहाँ जैसे बैठे हैं नोएडा में, यहाँ आंधी ऊंधी आए तो मुंह में थोड़ी हवा आ जाएगी, कभी बहुत बुरी तरह आ जाए, ठीक है। अभी इतनी ठंडी है, बाहर ठंडी, अंदर गर्मी लग रही है, ये स्थितियां, क्योंकि पूरा बंद है। यहाँ पूरे कॉम्प्लेक्स बनाया था 15 मंजिला, पूरा बंद कर दिया। हवैया किधर से आएगी, चारों तरफ 15 मंजिला है, कहाँ से आएगी। वैसे है भाई साहब, ये रगड़ते हुए चल रही है। तो यहाँ स्पीड ये ज्यादा नहीं पता, और नीचे खाली है, कहे मम्मी पापा नहीं, अब आज की पार्टी मेरी तरफ से, खूब तेज तेज चल रही है। कह रहे गरजता 40 भैया, खोपड़िया सन हो जा रही, इतना तेज चलती, प्रचंड 50, जैसे 50 डिग्री पर आएंगे ना दक्षिण में, हवा ऐसे आवाज, जैसे अभी देखो गाड़ी उड़ी चलाते रहो, साए साए करके हवा चलती नहीं है, वैसे साए साए कर चलती। 60 डिग्री चले जाओ, कान वान उड़ जाए यहाँ पे, ठीक। आप ध्यान में रखिएगा, इस बात को समझिएगा। ये सब हवाएं किसमें डिस्टरबेंस पैदा करती हैं, यात्रा में। जब समुद्री यात्राएं होती थी तो ये सब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी, इसको ध्यान में रखिएगा। देखो ऐसे ही परीक्षा में गलत हुए सवाल और मैं बाहर हो गया। देख लो विकास शर्मा तुम्हारे सामने कमेंट करके बता रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है इस चीज को बताना, भैया इस चीज को ध्यान में रखो। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, इस चीज को ध्यान में रखो राजा, कि सवाल जो जब हमें आते हैं तो हमें लगता है कि यार सरल है, जब नहीं आता तो हमें लगता है कठिन। देखो सारगैसो सागर क्या है? सारगैसो सागर एक हिस्सा है हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, उत्तरी महासागर का, दक्षिणी महासागर का, दक्षिणी अटलांटिक का, अटलांटिक अटलांटिक लगा लो, एक से अधिक या कोई नहीं। तो सारगैसो सागर क्या है? सारगैसो सागर क्या भी बताया था? सारगैसो सागर क्या है? सारगैसो सी, इट्स नॉट सी। ये क्या है? घास है, घास है, और जिंदगी सत्यानाश है कि नहीं? ठीक है, जिंदगी क्या है? सत्यानाश है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सारगैसो सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोहरा और घास टाइप का बन जाता है ना, तो दूर से ऐसा देखने में लगता है कोनो सागर वागर है। जहाज वहाज वाले कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कई बार लड़ भिड़ जाते हैं इसी चक्कर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिक्कत पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइए। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग बताइएगा। मैकमोहन, रेड क्लिफ, इंदिरा पॉइंट या डूरंड रेखा, या इनमें से क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है। मैकमोहन, एकदम चुप हैं सारे लोग, कह रहे हैं एकदम चुप हैं, बोलबे नहीं करेंगे। मैकमोहन रेखा है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। तब इन्हों कौन गलत किया है? बी लगा दिया है। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ क्या होता है? रेड क्या होता है? खून। खून खराबा किसके बीच में होता है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, इसको याद में रखिएगा। अच्छा एक चीज और देखिएगा, 24 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ध्यान ईस्ट ही होगा, ईस्ट में है, तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड भी भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। गुजरात के सरक्रीक वाले इलाके में वो कहता है पाकिस्तान में कि जो दलदल है ये हमारा है, तुम कब्जिया लिए हो, ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक, इसको याद रखिए। इंदिरा पॉइंट आप सभी लोग जान रहे हो, भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, इसको ध्यान में रखिएगा भैया। ये कहां पे है इंदिरा पॉइंट? दो हैं, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख में है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में भी कहाँ? इंदिरा गांधी क्या थी? ग्रेट लीडर थी, तो ग्रेट निकोबार में है। आराम से आप सिर्फ पढ़ते रहो राजा, मैं तुम्हें बहुत आराम से याद करवाऊंगा, सिर्फ पढ़ते रहो, टाइम दो बस। इंदिरा क्या थी? ग्रेट। और देखो कॉल, कॉल मतलब फोन, फोन हमेशा हमारे पास कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। कहीं घूम रहे फोन आया, विनोद, कहे हाँ पापा, कहाँ हो? कहे पापा सब्जी लेने आए थे। तो उसके बाद 3 बार वीप 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 बजेगा, उसके जो है जल्दी से 10 मिनट के अंदर घर हाजिर हो जाओ, ठीक है।
तो आता ना, तो ऊपर से हमेशा कॉल आती है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, यही रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में भी स्थित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत अफगानिस्तान और अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान का भी दे देगा तब भी यही रहेगा, याद रखिएगा। कभी गलती ना कर जाना इसको, नहीं तो स्वाहा हो जाओगे, कहोगे ऑप्शन में गलत बना दिया है, ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13 मेरा। 13 क्या कह रहा है जरा देखिएगा। 13 कह रहा है राजस्थान में बहुत कम पानी काहे बरसता है, आपको बताना है। आइए सभी लोग बताइएगा, ठीक है। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्धता नहीं और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाती हैं। होता क्या, ऐसा थोड़ी है कि जहां पर हवाएं चलती बारिश करवाती वहीं समंदर है। समुद्र से, ओशियन से जो है हवाएं अपने साथ जो है जलवाष्प लेके उड़ा के लेके आती हैं उनको, और वहीं कहीं टकरा कर ऊंचाई वाला क्षेत्र टकरा के बारिश कर देती है। अब चूंकि राजस्थान वाले इलाके में है क्या ना, अरावली वाला हिस्सा ऐसे है और हवाएं ऐसे चल रही हैं, ठीक है, तो हवाएं क्या कर देती, निकल जाती हैं। अब यही अगर कोई सिस्टम ऐसा लगा दें कि अरावली ऐसे हो जाए, तो हवाएं आएंगे तो टकराएंगे तो बारिश होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहां पे ध्यान में रखना, ई नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ई नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन देखिए, सभी लोग बताइएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया, सभी लोग बताइए। महाद्वीपीय बहाव, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी किसके द्वारा दी गई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जे विल्सन, वेगनर या डाइट या हैरी हेस। एच हेस मतलब हैरी हेस, किसके द्वारा दी गई, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी ध्यान में रखिएगा वेगनर के द्वारा दी गई कि भैया कॉन्टिनेंट रुके हुए नहीं हैं, चल रहे हैं ना, ये चल रहे हैं कॉन्टिनेंट, इसको याद में रखिएगा। महाद्वीपीय विचलन का सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत इसी को बोला जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत इसी को बोला जाता है। विस्थापन का सिद्धांत, बड़े अजीब सी बात है कि बच्चे पढ़ पढ़ के मर जाते हैं, अवबे नहीं करता है, अवबे नहीं करता, बच्चों को कैसे समझ में आए, बहुत टेंशन है दुनिया में। सबर है सर, सबर है सबर इस बात का। और ये जो दिए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी, ये हैरी हेस और विल्सन के आधार पर ही दिए थे। इन्होंने क्या दिया था, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी ये कहे भैया हो, जो पृथ्वी ऐसे देख रहे हो ऐसे नहीं है, ये अंदरवा फुटबॉल की तरह इसमें टुकड़ा टुकड़ा लगा हुआ है, और उसी टुकड़े पर ऊपर से एक सुंदर सी परत चढ़ गई है, इसलिए पृथ्वी हमें क्या लगता है, ऐसे लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15th क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ सीमा साझा नहीं होती, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मैंने एकदम साफ तौर पे ट्रिक बताई है। कौन सा ऐसा देश है जिसकी मृत सागर से, डेड सी से सीमा नहीं लगती। जुआर क्या बताया मैंने, फिज बताया, फिज। फिर से एफ से क्या हो जाएगा, फिलिस्तीन, साफ साफ लिख लो, फिलिस्तीन हो गया। आई से क्या हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है ना। जे से क्या हो गया, जॉर्डन हो गया। तुम्हारा कभी जीवन में गलत नहीं होगा, तो इसमें कौन सा है, लेबनान की सीमा नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी देगा आपका सही हो जाएगा। सारे महासागर मैंने बता दिए हैं, ब्लैक सी भी बता दिया है, यूरोबूट जारो, ठीक है। कैस्पियन सी मैंने बता दिया, अकतरुई, ठीक है। तो सब कुछ इसमें याद में रखना है, तभी आपका काम हो पाएगा। ब्लैक सी अगर आप देखोगे, काला सागर यार, काला सागर, कलुअक सीमा किससे किससे लगती है, तो काला क्या होता है, काला जूता होता है, बूट, जूते को ही क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं। इसको एक ट्रिक याद कर लो, यूरो बूट जारो। अब यू से क्या हो जाएगा, यूक्रेन, फिर उसके बाद रूस लिख लो, फिर उसके बाद बुल्गारिया लिख लो, फिर टा से टर्की लिख लो, फिर जॉर्जिया लिख लो, फिर रोमानिया लिख लो, ठीक है, ये काम हो गया। अब उसके बाद देखिए एक ट्रिक मैंने बताया आपको, कैस्पियन सी से, कैस्पियन सी से सीमा बनाने वाले, कैस्पियन से मैंने बताया अकतरुई, अकतरुई,
रुई, आ से क्या हो गया अजरबैजान। अब ये सब जब क्वेश्चन आता है ना पढ़े रहो ट्रिक, अभी तुम्हें मैं बता देता हूँ तुम कहते हो अरे भैया बहुत आसान है। अब यही ना पढ़े रहो ना तो दादी अम्मा याद आ जाती, याद नहीं आता है। हाँ सब याद आ जाएंगे लेकिन ये नहीं याद आएगा। का से कजाकिस्तान, ता से टर्की, रू से रूस, ई से ईरान। ठीक है, तो टर्की ध्यान में रखिएगा दोनों में। ठीक, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, 16th क्वेश्चन। शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से अगर ब्लड में आयरन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को बताना है। सारे लोग बताइएगा। आयरन की कमी हो गई, रक्ताल्पता, स्कर्वी, हड्डी कमजोर हो जाएगी, त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा, एनीमिया इसको बोलते हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ लेना चाहिए। रक्ताल्पता ना समझ में आएगा लेकिन एनीमिया आपको समझ में आ जाएगा। एनीमिया ध्यान में रखिएगा महिलाओं में ज्यादा होती है, महिलाओं में ज्यादा होती है, खास करके जब वो प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो आयरन की कमी उनमें ज्यादा हो जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा ना, ज्यादा हो जाती है आयरन की कमी। और इससे यकीन मानिए भारत में आप देखिए बहुत सारी लड़कियां जो नई नई पहली बार या माँ बनती हैं, उनको आप देखिए तो माँ बनने के बाद उनका अजीब सा चेहरा हो जाता है, अजीब से उनके अंदर कमजोरी आ जाती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है जीवन कैसे जीना है। ठीक, एक्चुअल में सबसे बड़ी दिक्कत यही कि लाइफ स्टाइल ही नहीं पता है लोगों को कैसे जीना है। लोग लाइफ स्टाइल इसी को मानते हैं, बड़ा घर बनवा लें, 4-5 आदमी रख लें, सारा काम करें। हैं जहां पड़े हैं वो एकदम चाहे बदबू ही कर रहा हो, साफ सुथरी जगह पर रखिए। हफ्ते में एक दिन ऐसे दीजिए कि अपने आप को साफ सुथरा रखिए, घर द्वार सब कुछ। ठीक है, तो अब देखिए 50 तरह की बीमारियां हो जाती है साफ सफाई न करने का। स्कर्वी क्या है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है बताओ, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, बताओ सारे लोग। हाँ, विटामिन सी की कमी से। तो ये सब चवन्नी चवन्नी क्वेश्चन इनको याद रखिएगा। हड्डियों में दुर्बलता एक होता है, देखिए बच्चे देखिए गांव में आप देखते होंगे ज्यादा करके, उनका पैर टेढ़ा हो जाता है, पैर टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है पूरा। कहते हैं भैया भगवान है ऐसे कहिए, भगवान ने किए तुम किए हो। त्वचा संबंधी 50 रोग हो रहे हैं ना। अभी देखिए जितने 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं, फोड़ा फुंसी से परेशान है, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं 2,500-3,000 हजार 4,000-5,000 हजार की दवाई दे रहे हैं, फोड़ा फुंसी से परेशान है, कहे बहुत फोड़ा हो गया है, परेशान है। समझ रहे, जो भी फोड़े फुंसी से परेशान है उनके लिए 2-3 काम है। अपनी डाइट को ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या खा रहे हो टाइम से खाओ, एक टाइम लो उसी टाइम पे भोजन करो और पौष्टिक चीजें खाओ। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक्सरसाइज खूब करो, जितना बॉडी से पसीना निकलेगा उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरी बात महत्वपूर्ण, जो सूर्योदय के बाद भोजन न करे, सॉरी सूर्यास्त के बाद भोजन न करे, और सूर्योदय के पहले तो कोई कर ही नहीं पाता है। ठीक है, सवेरे उठते 4 बजे थोड़ी खा लोगे, तो सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना, खा के टंकी भर के सो जाते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है बताइए, सामान्य तापमान कितना होता है, तो ध्यान में रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट में दिया गया है। डिग्री सेल्सियस में इसको जब बदलेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, सर ठंड में व्यायाम करना पड़ेगा, नहीं लौट जाओगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 18th क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। अब उपकला लिख दिया ना, कलेबाजी कर दिया। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इपिथेलियल सेल फाउंड, इपिथेलियल सेल कहां पे पाई जाती है, बाल ही लिखा है, वाल लिखा है, नाक लिखा है, फेफड़ा लिखा है, अग्नाशय लिखा है, किसमें पाई जाती है आप सभी लोगों को बताना है। सभी लोग बताइएगा, नाक में पाई जाती है, फेफड़े में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, लगभग 7% लोगों ने ही इसका आंसर सही दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे खतरा हो जाएगा। ठीक है, आंख में भी पाई जाती, फेफड़े में, कान में, इन सब जगहों पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19,
19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सभी लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आंत ज्वर, ये क्या है? आंत का बुखार यार, ठीक है। आंत का बुखार कौन सा होता है? टाइफाइड, ठीक है। इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो इससे प्रभावित क्या होगा? आंत होगी, और क्या होगा? अब हिंदी में आंत ज्वर लिख दिया है तो ठीक है ना। Which part of the human body is affected by the एंट्रिक फीवर? वो एंट्रिक फीवर गूगल ट्रांसलेशन है तो एंट्रिक फीवर लिखेगा ही ना, इसीलिए थोड़ा सचेत रहना, नहीं निपट जाओगे। उसमें 1 मिनट की देर नहीं है। अगर जरा तुम आगे पीछे हुए तो चाचा तुम्हें निपटाए, वो बैठे ही है इसीलिए तुम्हें निपटाया जाए। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। पोल काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, एक बार जरा कमेंट करके बताना यहां तक बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ठीक है, तो टाइफाइड और हैजा दो ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आंत प्रभावित होती है, इसको याद रखिएगा। इसी को टाइफाइड हैजा, गर्मी बहुत है भैया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां क्वेश्चन देखिए सभी लोग, बताइए निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें ऑक्सीजन को कौन बढ़ाता है? श्वसन, ज्वालामुखी, कार्बनिक पदार्थों का क्षय, प्रकाश संश्लेषण, या ऑक्सीजन को कौन बढ़ाएगा? आप बताइए, ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगी? जब प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के उत्पन्नकर्ता के रूप में शैवाल या जो पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं, वो नहीं पैदा करेंगे, हम तो पैदा नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। हम बेच सकते हैं भले डिब्बे में भर के, इंसान यही कर सकता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके, और क्या होता है? सूर्य का प्रकाश भी, सूर्य का प्रकाश, और देते क्या हमें? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, SST भाई योगेंद्र सर। निम्न में से संवहनी पौधे चुनिए। ऐसे पौधे संवहनी पौधे कहलाते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना वस्कुलर प्लांट कौन से हैं। तो वस्कुलर प्लांट आप सभी लोग बताइएगा, काई है, लीवर है, हार्वर्ट है, फर्न है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन तगड़ा है, तो आप देखेंगे, आप बाकी की तरह वैसे क्वेश्चन नहीं बना दे रहा, क्वेश्चन ठीक ठाक बनाता है, ठीक है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, फर्न क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा सभी लोग, बताइए 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? देखिए आइए भाई साहब, माइकोरिजल फंगी, जैविक उर्वरक आपको बताना है कि उदाहरण कौन सा है। ब्लू ग्रीन शैवाल या बैसिलस थुरिंजिनिस, कौन सा इसमें से ऐसा है जो जैविक उर्वरक जो हम लोग यूज करते हैं ना, आजकल क्या चल रहा है मामला कि हम लोग जैविक उर्वरक यूज करें ना, कार्बनिक उर्वरकों से निजात लेने की बात की जा रही। ABC हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, इसको याद में रखिए। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब सभी लोग। देखिए मैं क्वेश्चन BPSC के अकॉर्डिंग करवाता हूँ, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगते हैं, ठीक है ना। तो कठिन लगने दीजिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आइए भाई साहब, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा पौधा ऐसा खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेप को संशोधित करता है, अपने स्टेम तने को संशोधित करता है? अदरक, मूली, चुकंदर, गाजर। तो कौन करता है भाई साहब? कौन करता है तने को संशोधित? बताओ सभी लोग। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अदरक ही तो करता है स्टेम को संशोधित, इसमें कौन सा ज्ञान ले रहे हो? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आइए 24वां देखिए, फटाफट बताइए। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बताना है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सभी लोग बताइएगा। 94 दोनों दे दिया है, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चुनना है। 94,163, इसको याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर। जरा मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे बिहार का क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है? सभी लोग बताएंगे एरिया के बेसिस पर इंडिया में कौन सा स्थान कंसिस्ट करता है बिहार?
सब लोग बताइए, एरिया के बेसिस पर बिहार कौन सा स्थान रखता है? एरिया के बेसिस पर, ठीक है, सब लोग बताओ, फटाफट बताओ, कौन सा स्थान रखता है? 12वां। एरिया के बेसिस पर, देखो कुछ लोग लीप रहे हैं, एरिया के बेसिस पर 12वां स्थान रखता है, ठीक है। अगर इसमें आप सभी लोगों से बात करें पॉपुलेशन के बेसिस पर, तो पॉपुलेशन के बेसिस पर कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। गंगा यहां से कितने जिलों से होकर बहती, बताओ, गंगा कितने जिलों से होकर बहती है? गंगा कितने जिलों से होकर बहती है? कोनो कह रहा 9, कोनो कह रहा 12, 12 जिले, ठीक है। तो ये तीनों याद हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25वां क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? घाघरा को, गंगा को, कोसी को, सोन को, इनमें से कोई नहीं या एक को? तो बिहार का शोक या बिहार का दुख या बिहार के ताड़ना, जो भी कहे, किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है, ठीक है ना। अब कोसी दुख नहीं है, लेकिन उसको हमने दुख बना लिया। प्रकृति हमें कभी दुख देती ही नहीं, प्रकृति कब से दुख देने लगी ना, उसको हमने बना लिया हमारे पास, हम डेवलप नहीं कर पाए, आजादी के 80 साल हो गए हैं, कुछ नियंत्रित ही नहीं कर पा रहे, लोगों को उठा के अलग बसाओ, मारो अगर वहां आसपास जाए तो। इतना कितना पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है जिस समय बाढ़ आती है, कितना पैसा बर्बाद, कितने लोग मर जा रहे हैं अनायास, पूरा प्रशासन लगा, पानी में डूब डूब के नेता उतर रहे हैं, तो बंदे नहीं हो रहा, 80 साल हो गया आजादी के, सर। हाँ, तो अब देखो कुछ लोग ये कहेंगे यहू पूछता है, सबर। कुछ लोग यही कहते हैं कि जो है यहू पूछता है, एक सवाल ऐसे पूछ लिया तो क्या होगा, 40 सवाल ऐसे पूछ रहा है, पढ़ते रहोगे नहीं मन लगा के पटरा हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? आप लोगों को बताना है तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कहां पर है? सासाराम में, नेवादा में, कैमूर में, रोहतास में, या एक से अधिक, या कोई नहीं? तो कहां पर है? सभी लोग बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी मार दो, ऑप्शन 4 आपके पास है, 5 है, ठीक है। तेल्हाड़ कुंड कहां पर है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तेल्हाड़ कुंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसको याद में रखना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी से क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बिहार का पूछ लिया है, तो बिहार में सबसे बड़ी एवं ताजा गोखुर झील आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ झील की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? झील की बात कर रहा है, नहीं तो आप गलत कर देंगे, एकदम 100% फिक्स है, एकदम 100% फिक्स है, आप गलत कर देंगे, ठीक है। हाँ, और एशिया का पहले ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन अगर सही कर पाऊँ तभी। कोनो लिपा, कोनो लिप दिया, सी मार दिया ना, ठीक है, चलो बहुत अच्छा काम किए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइएगा क्या कह रहा है। 28th क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व बीन फाउंड? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार पाया गया? तो ये सब तो हलवा हो गया होगा, सारा याद हो गया होगा। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा सोने का भंडार पाया गया है? जमुई में पाया गया। अभी और कहाँ सोने का भंडार पाया गया है? चाइना में, चीन में भी, अभी लेटेस्ट चीन में भी सोने का भंडार पाया गया है, ध्यान में रखिएगा। अब जब तक बिहार में जमुई में मैपिंग होगी पूरा निकालने के लिए व्यवस्था, तब तक चीन पूरा निकाल भी ले, निकाल के बेच लेगा। चीन बहुत तेज काम करता है, बहुत तेज, पूरा एकदम वो प्लानिंग के साथ जुटता है, पूरा काम कर डालता है, समझ रहे नहीं? क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा सभी लोग। 29वां क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा जिला है जिसे सिल्क सिटी कहते हैं? कटिहार को, भोजपुर को, भागलपुर को, बांका को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सभी लोग बताइए। तो बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? तो भागलपुर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बांका में कोई एक बहुत बड़ी जगह है, आप लोग जानते हैं? बताओ, पता लगे तुम लोग बिहार के बारे में जानते नहीं। बांका में एक बहुत बड़ी जगह है, महाभारत काल से संबंधित। डेवलपिंग मोड में अभी सब ये सब डिस्ट्रिक्ट है ना, बहुत पिछड़े हुए इलाकों में से एक है ये सब। जमुई हो गया, बांका हो गया, खबर है ना?
बहुत ये सब पिछड़ा हुआ इलाका है, धीरे धीरे सब डेवलप कर रहा है। देखिए सड़कों का जाल पूरा बन रहा है बिहार में, देखे नहीं देखे कितनी सड़क बन रही है, बहुत सड़क बन रही है। हम तो बहुत पहले गए थे। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय योजना भाग 2 का हिस्सा नहीं है। तो बिहार की 7 निश्चय योजना भाग 2 का हिस्सा कौन सा नहीं है? मंदार पर्वत, यही पूछ ही रहा था, मंदार पर्वत। समुद्र मंथन के समय इसी मंदार पर्वत में वासुकी को लपेट कर जो है समुद्र मंथन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, समझ ना। मंदार पर्वत अभी भी यहाँ है, लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए फेमस ही नहीं, दूर से पर्यटक ही नहीं आ रहा। काहे? व्यवस्था नहीं, इंफ्रा नहीं। बिहार इतना बढ़िया क्षेत्र, कहते हैं हमारा जियोग्राफिकल रीजन ही ऐसा है कि यहाँ बाहुबली पैदा होंगे, ये बताता है बिहार। मतलब हमारा जियोग्राफिकल रीजन ऐसा है, मैंने एक देखा इंटरव्यू, कह रहे हमारे बिहार का जियोग्राफिकल रीजन ऐसा, जब बंटवारा हुआ तो झारखंड में सारा सब कुछ चला गया, हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है, तो बाहुबली पैदा करोगे, जातिवाद पैदा करोगे, अशिक्षा पैदा करोगे, दारू पी के मर जाओगे, इससे कल्याण होगा? जो है जैसे वहां से सुधार करना सीखो ना, सुधार करना जरूरी है। सुधार नहीं करोगे मामला हो जाएगा गड़बड़, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 31st क्वेश्चन देखिए सभी लोग। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? सभी लोग बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आजाद दस्ता के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, कौन सी ट्रिक बताई है? अरज, अरज याद में रखिएगा। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, पहले इसका आंसर लगा दो, नहीं शो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये 3 इनमें प्रमुख थे। ठीक है, याद रखिएगा, जिनको आपसे पूछता है कभी पूछेगा 3 उठा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अच्छा चलो, इन्हीं चारों में से एक मैं तुम्हें वो दे रहा हूं, क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर बताना। इनमें से गांधी जी ने किस आंदोलन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी? मतलब किस आंदोलन का बेस ये था कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए? बताओ सब लोग, देखते कौन उत्तर देता है। और क्योंकि मुझे पोल भी तुम्हें दिखाना है, क्वेश्चन शायद हो गया हो खत्म, इसलिए मैं, हाँ बहुत से असहयोग आंदोलन कह रहे, कल ये पढ़ाए हैं। अब अगर पूर्ण आंदोलन की, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेगा तो मैंने आपसे बताया था कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा जा रहा है पूर्ण स्वराज चाहिए हमको। ठीक है, सब कल ही पढ़ा गए हैं। लेकिन 1 साल के भीतर आजादी, तो 1 साल के भीतर आजादी असहयोग आंदोलन में कह रहे हैं, समझे ना, 1 साल के भीतर आजादी। ठीक है राजा, ये बात समझ में आ गई भैया। और देखो कुछ है, कुछ नहीं है। आइए पोल देखते हैं क्या है मामला। विकास शर्मा को आज मिल गया है सोना। मोटिवेशनल बाई DT, अच्छा इनको मिला है चांदी। ठीक है, मधु शर्मा को मिला है कांसा, आनंद को मिला है आनंद। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी, अतुल यादव, सुषमा देवी, सीमा गुप्ता, अमन चौबे, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुल 200 लोग ही पार्टिसिपेट किए हैं। ज़्यादातर लोगों को मुझे लगता है पोल नहीं मिल रहा, पोल में कोई गड़बड़ी आ रही क्या? ठीक है, अरे सबका नाम आगे पीछे होगा इसमें कौन सा नाम है कि वसीयत कर दे रहे तुम्हारे नाम? इसका कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आपका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है कि हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं ना। जहां भी हो ऊपर नीचे देख लो अपना, देख रहे हो, जहां भी हो देख लो। कैसे तुम लोग अच्छा आज क्वेश्चन ही नहीं कर पाए हो क्या तुम लोग? ये पोल काम नहीं कर रहा है सही से, मुझे लग रहा है। अरे तुम लोग इतना तेज हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग सही, सब सारे आंसर सही दिए होगे। ये पोल ही गड़बड़ कर रहा है, हमको तो पता है पहले से ही पोलवा खराब है। समझ नहीं समझ? चलो ठीक है, सबसे नीचे कौन है? रोशनी सिंह है सबसे नीचे। एक का क्वेश्चन दिया, गलत हो गया, कहीं पढ़वा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए
कोई नहीं, पढ़ते लिखते रहिए सभी लोग। कल मिलेंगे क्लास में सुबह 8 बजे। ध्यान में रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए सैटरडे को मैं क्लास ला रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सैटरडे को क्लास ला रहा हूँ, 2 घंटे की आपकी क्लास होगी, जिसमें मैंने बताया है कि बीपीएससी 70वीं जो रद्द हुई थी बापू सेंटर वाली, वो वाली एग्जामिनेशन को उसको फिर से करवाऊंगा मैं, पुनर्परीक्षा वाला। संडे को आपको करंट अफेयर और एसएसटी करवाऊंगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज करते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। आप सभी लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। आपके कमेंट शेयर भी करता हूँ आप लोगों के साथ, कोई क्वेश्चन रहता है उसको भी आपको जवाब देता हूँ, रिप्लाई देता हूँ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज करते रहिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।